हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जिसका कोर्स कोड है BP601T, जो कि हमारे बी फॉर्म थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। इस वीडियो में जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी में इस समय बी फॉर्म 6 सेमेस्टर में है तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है कुछ इसी प्रकार का मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए प्रश्न हैं, या फिर हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको यहाँ पर समाहित किया है। और ये सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने से पहले आपको अच्छी तरीके से ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ सारे प्रश्न आपको ज़रूर पेपर में भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी को बेहतर परखने में मदद भी करेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि इसके पहले हमने पिछले साल 2022 वाला जो बैच पढ़ा था उसके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर इसी सब्जेक्ट का पहले भी अपलोड किया था। इसका जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ जो इसकी PDF फाइल अपलोड करूंगा आज के वीडियो की, उसमें ये वाला पेपर जो है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो क्वेश्चंस पेपर हैं इन दोनों पेपर्स में अलग अलग हैं, यानी जो प्रीवियस पेपर में मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो आज के पेपर में मैं नहीं डाल रहा हूँ, ताकि रिपीट ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों तक आप पहुँच पाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो। तो ये दोनों ही पेपर अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और आपको ज़्यादातर जो आपकी तैयारी है वो अच्छे तरीके से भी हो जाएगी। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हम सभी को मालूम है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको जो पेपर मिलता है वो 3 आवर्स का मिलता है, जिसके लिए आपको टोटल 75 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर 3 सेक्शंस में पेपर बटा होता है, हमें सभी सेक्शंस को अटेम्प्ट करना होता है। जो सेक्शन ए होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है, सेक्शन बी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप का, और सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का है। ये सेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जहाँ पे हमें सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होता है और हर सही आंसर के लिए हमको 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट में आपको ब्रीफ में आपको आंसर करना होता है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, या फिर MCQ जैसे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है सेक्शन ए में वो है व्हाट आर मोनोबैक्टम्स, गिव एग्जांपल विथ वन स्ट्रक्चर। तो मोनोबैक्टम्स जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं, और ये सब ग्रुप है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। और इनकी खास बात यह है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमें बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है। बीटा लैक्टम रिंग जो होती है वो 2-ऑक्सो एजिटिडीन जैसी रिंग होती है, जहाँ पर 4 मेंबर रिंग सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है। तो ये जो, और एक जो है ऑक्सो ग्रुप भी होता है। अब उस बीटा लैक्टम रिंग के साथ कोई ना कोई एक और रिंग जुड़ी होती है, जैसे कि पेनिसिलिन में आपने देखा, सेफेलोस्पोरिन्स में आपने देखा, लेकिन मोनोबैक्टम में केवल और केवल एक आइसोलेटेड बीटा लैक्टम रिंग जो है वो देखने को मिलती है, और ये मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग एजेंट जो है हम इन्हें बोल सकते हैं। ये सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जिनको जनरली नेचर में खोजा गया था वेरियस सॉइल बैक्टीरिया में, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोनोबैक्टम्स जो है वो शो करती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आज भी US FDA द्वारा अप्रूव्ड है, उसका नाम है एजिट्रोनॉम। एजिट्रोनॉम का ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मैं स्ट्रक्चर्स भी कुछ ड्रग्स का आपके सामने रखूँगा, जिसमें सबसे पहले जो है हमारा एजिट्रोनॉम, जो कि है बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक बीटा लैक्टम रिंग, यही है बीटा लैक्टम रिंग, जहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग सिस्टम है जिसमें एक नाइट्रोजन है। यहाँ एक हाइड्रोजन भी होता है, बट उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो लगा है, और इसे हम लोग 2-ऑक्सा एजिटिडीन या बीटा लैक्टम रिंग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ एजिट्रोनॉम में हमें एक जो है 3-अमीनो-1,3 थाइजोल रिंग भी देखने को मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी देखने को मिलता है, और अमीनो ग्रुप भी देखने को मिलता है, या एमाइड ग्रुप भी जो है वो भी देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसका है, एजिट्रोनॉम का। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोडक्ट विथ एग्जाम्पल्स। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कभी 4 नंबर, कभी 7 नंबर में, कभी जो है 2 नंबर में। तो ये जो प्रोड्रग है वो सभी हम जानते हैं कि प्रोड्रग उन ड्रग सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ तो उसमें होती हैं, बट वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद इंटेंडेड साइट ऑफ एक्शन जो है वहाँ पर फार्माकोलॉजिकली वो एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिज्म उनका होता है उसकी वजह से, या फिर फिजिकोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से ये प्रोडक्ट जो है इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती हैं। इस को करने का फ़ायदा क्या है कि हम जब प्रोडक्ट में किसी ड्रग को कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे उसका टेस्ट का प्रॉब्लम है, उसका सुगंध का प्रॉब्लम है, या उसके रंग की प्रॉब्लम है, या उसके जल्दी बायोडिग्रेडेड होने की प्रॉब्लम है, या आपके शरीर के अंदर जाने के बाद जल्दी से वो एक्सक्रीट हो जाती है,
बायोबिलिटी कम है उसकी, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट के द्वारा। और जो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ड्रग का, या फिर हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं जो इसका एक्टिवेशन है प्रोडक्ट का, वो कई बार होता है पहले या दौरान या फिर आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, और इसके बाद ये स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन पर हमारी बॉडी में जाकर के एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करती हैं, जैसे कि एसाइक्लोवीर है, फ्लोरोयूरिसिल है, साइक्लोफॉस्फेटामाइन है, फॉस्फेटामाइड है, कार्बामाजीन है, कैप्टोप्रिल है, बिकैम्पेसिलिन है, क्लोरमफेमिकॉल है, आपका एस्प्रिन है। ये बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस कर रखे हैं प्रोडक्ट को एक्सप्लेन में, तो वो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शंस में वीडियोस के लिंक है वहाँ से और एक्सप्लेन में देख सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में भी आता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। नेक्स्ट डिफाइन एंथेल्मेटिक्स विद द एग्जाम्पल। एंथेल्मेटिक्स जो है वो इन्हें हम लोग एंथेल्मेटिक्स बोलते हैं, जो कि पैरासाइटिसाइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर नेमेटोसाइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो क्रीमी होते हैं, क्रीमी मतलब कीड़े कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जो कि पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, उनका इन्फेक्शन जो होता है उनको ठीक करने के लिए ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसमें कई सारे फ्लैट वर्म्स हो सकते हैं, जैसे वर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैट वर्म्स के एग्जांपल हैं टेप वर्म्स, फ्लूक, और जो राउंड वर्म्स होते हैं जैसे निमेटोड्स, इन सभी को किल करने का या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम ये ड्रग्स करती हैं। ये जनरली जो वर्म्स हैं वो हमारे ह्यूमंस को, जो हमारे जानवर हैं उनको, इन सभी को जो है नुकसान पहुंचाती हैं, और इनको रोकने वाली ड्रग्स को के एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्बेंडाजोल है हमारा, आइवरमेक्टिन है, ये आप बहुत सुने होंगे, एल्बेंडाजोल तो बचपन में सभी ने खाई है, और आइवरमेक्टिन जो है वो कोविड के दौरान आपने बहुत इसका नाम सुना होगा। मेबेंडाजोल हम सभी जानते हैं। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ड्रग हैं। थायाबेंडाजोल, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पार्टीशन कॉफिशिएंट। पार्टीशन कॉफिशिएंट का प्रयोग जो है वो हम लोग ड्रग क्या नाम है, जो हम लोग सिंथेसिस करते हैं नए ड्रग की, और जो नए ड्रग की डिस्कवरी कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुत काम आ जाती है हमें, और उसकी बायोबिलिटी वगैरह को समझने में भी मदद करती है। तो पार्टीशन कॉफिशिएंट जो है वो एक कॉफिशिएंट है जो कि डिफाइन किया जाता है एज द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ अ केमिकल और द ड्रग मॉलिक्यूल बिटवीन द टू मीडिया विच आर इमिसिबल एट द इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब जो पार्टीशन कॉफिशिएंट है वो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वो एक सॉल्यूट को क्या नाम है डिस्क्राइब करती है कि वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब कि ड्रग डिज़ाइन के दौरान ये एक काफ़ी काम का हमारा मेजरमेंट हो जाता है, जो कि सॉल्यूट्स की हाइड्रोफोबिसिटी को और जो उसकी परमेबिलिटी है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को, उसको पहचानने के काम में आता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप ब्लड गैस पार्टीशन कॉफिशिएंट जो है एक जनरल एनेस्थेटिक का हम लोग मेज़र करते हैं, ताकि पता चले कि जो एनेस्थेटिक ड्रग है वो गैस से ब्लड में कितना पास होगी। तो पार्टीशन कॉफिशिएंट ये होता है, एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो क्लास की ड्रग्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, और इस पर हमने पिछले वाले वीडियो में पूरा इसका सार और उसके लिए क्वेश्चन आपको दिए थे, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर में भी पूछा सकता है इसका जो यूज़ है और जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं पाबा के, यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के। और जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है वो बैक्टीरिया के फोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए और फर्दर DNA की सिंथेसिस के लिए ज़रूर होता है बैक्टीरिया में। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लगभग उसी से मिलता जुलता होता है, तो ये कम्प्लीटली इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोप्रोटीएज सिंथेसिस को, जो कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ पाबा इनटू डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। और इस इनहिबिशन की वजह से जो टेट्राहाइड्रोफोलेट का सिंथेसिस है, या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं बैक्टीरियल प्यूरिन्स और DNA की जो सिंथेसिस है वो रुकती है, डिफेक्ट होती है उसमें, और फिर बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट जो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट फार्माकोफोर मॉडलिंग। फार्माकोफोर जो है वो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये मदद करता है किसी भी ड्रग के इंटरेक्शन को बिटवीन द रिसेप्टर एंड द लिगेंड। और ये जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि न्यू ड्रग की डिज़ाइन करते समय हमें ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसी भी बीमारी के लिए हम नई ड्रग की खोज कर रहे हैं तो हम फार्माकोफोर मॉडलिंग जो है वहाँ पे कर सकते हैं। फार्माकोफोर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सिंपल, पहले फार्माकोफोर क्या होता है जाने तो ये एक इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसेंशियल जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट है एटम्स का और जो फंक्शनल ग्रुप है उनका, ताकि एक प्रोड्यूस किया जा सके एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। जैसे हम सिंपल शब्दों में कहें कि हमने देखा कि एक मान लीजिए ट्राइजोल है और उसमें डिफरेंट कोई ग्रुप्स लगे हैं, जैसे OH ग्रुप लगा है, Cl ग्रुप लगा है,
और वो एंटी फंगल एक्टिविटी शो करती है बिकॉज वो रिसेप्टर पे सही से बाइंड कर जाती है। तो हम वैसा ही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे और उस तरीके के लिगेंड्स वहाँ पे लगाएंगे ताकि वो रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फार्माकोफोर। और ये फार्माकोफोर मॉडलिंग है वो करते कैसे हैं, ये इन सिलिको स्टडीज़ का एक पार्ट है जहाँ पे हम कंप्यूटर बेस्ड जो ड्रग डिज़ाइन है उसके बेस पे कर सकते हैं। और फार्माको मॉडलिंग जो है वो कंप्यूटेशनल टेक्निक है जो कि अप्लाइड की जाती है वेरियस कंप्यूटर बेस्ड बायोलॉजिकल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड लिगेंड बेस्ड अप्रोचेस को लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि हम सीधे सिंथेसिस नहीं करेंगे, हम पहले कंप्यूटर पे स्टडी कर लेंगे कि हाँ वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा या नहीं, और हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स वगैरह उसमें बना करके रखते हैं। और अगर वो हमारा ड्रग जो मॉलिक्यूल होने वाला है अगर वो बाइंड कर रहा है कंप्यूटर पर, तब हम उसकी सिंथेसिस करके उसकी एक्चुअल जो है उसको इन विवो इन विट्रो जो है उसको चेक करेंगे और एक्टिविटी वगैरह जो है फिर पता कर पाएंगे। नेक्स्ट इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स के तो बहुत प्रकार के क्या नाम है क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बट अगर ऑन द बेसिस ऑफ मोटा मोटी अगर हम लोग उसको ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म और जो साइट ऑफ एक्शन है उस पर इसको क्लासीफाई करें तो काफ़ी सारे ड्रग के जो क्या नाम है क्लासेस हमको मिल सकते हैं। सबसे पहला जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, उसमें भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे प्यूरिन एनालॉग जिसमें एग्जांपल है एसाइक्लोविर, पैरामिडिन एनालॉग जिसका एग्जांपल है ट्राइफ्लोरिडीन, और फिर नॉन न्यूक्लियोटाइड जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है जैसे एग्जांपल है फोस्कारनेट एक ड्रग है वो इसका एग्जांपल हो सकता है। दूसरा हमारा एमआरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स जिसके एग्जांपल है फोमिवेरेसिन जो है वो उसका एग्जांपल होता है। अगला है हमारा इनहिबिटर्स ऑफ वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, जो वायरल पेनिट्रेशन को और अनकोटिंग को रोकने का काम आता है, जैसे एमेंटेडिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो इसका एग्जांपल हो सकती है। फिर है उसके बाद आपका एक और है इम्लोमोड्यूटर्स जो होते हैं वो भी एंटीवायरल ड्रग्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंटरफेरॉन्स सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका। एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। इसमें भी डिफरेंट फर्दर हम इसको क्या नाम है क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिसका एग्जांपल है जूडोविडिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिसमें एग्जांपल है हमारा नेविराप्रिन, और न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिसका एग्जांपल है टीनोफ्लोविर, और प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं जिनके एग्जांपल्स हैं लोपिनाविर ईटीसी। ये सभी क्लासेस हैं एंटीवायरल एजेंट्स की। आप इसका क्लासिफिकेशन आराम से अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये कई बार 7 नंबर में भी पूछता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथोनामाइड। इथोनामाइड जो क्लास की ड्रग है वो एक बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी शो कर सकती है, और हम कितनी मात्रा में उसको देते हैं। अगर कम मात्रा में दे रहे हैं तो बैक्टीरियो क्या नाम है स्टैटिक एक्शन शो करता है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में उसे दे रहे हैं तो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी शो करता है। और ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर भी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन किया और उसको वो मार सकता है या नहीं मार सकता। अब अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी भी पूरी तरीके से लोगों को नहीं मालूम है, मतलब अभी भी उस पर रिसर्च वगैरह चल रही है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है ज़्यादातर थियरीज में कि जो ये ड्रग है वो इनहिबिट करती है पेप्टिडाइड सिंथेसिस को इन द ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म, और कुछ लोगों का मानना है कि आइसोनियाजिड जैसा मोड ऑफ एक्शन इसका ड्रग का देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ी ही सिंपल सी ड्रग है, जैसा कि हमने अभी एक ड्रग देखी थी, उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं, बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इथेनामाइड का। यहाँ पर हमें पायरिडीन रिंग देखने को मिलती है, यानी कि 6 मेंबर रिंग सिस्टम है जिसमें एक कार्बन को रिप्लेस करके एक नाइट्रोजन लगा होता है, और इस पर जो है एक हमें कार्बोथायामाइड यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड एस, थायो मतलब एस और एमाइड मतलब जो एस और NH2 अगर दोनों हो तो उसे एमाइड बोल रहे हैं, सॉरी थायोमाइड बोल रहे हैं। और ये थायोमाइड ग्रुप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। NH2 है अमीनो ग्रुप और थायो ग्रुप, ये दोनों है तो दोनों को मिला करके थायोमाइड बोल रहे हैं, और कार्बन के साथ क्योंकि जुड़ा है इसलिए कार्बोथायोमाइड ग्रुप बोल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, 2 कार्बन की चेन दिख रहा है, नहीं इथाइल ग्रुप भी जो है वो इसमें लगा हुआ है पैरिडीन में, और यही जो स्ट्रक्चर है यही हमारा क्या कहलाता है, इथेनामाइड का स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो हैं ये वो सब्सटेंस है, खास करके फोलेट की अगर बात करें, जो कि कैंसर सेल्स या नॉर्मल सेल्स में बनता है और डीएनए बनाने के काम में आता है, और अगर हम उसे रोकना चाहते हैं यानी खास करके कैंसर सेल्स में, तो फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो हैं वो कैंसर सेल के अंदर जाते हैं और ब्लॉक करते हैं कि वो फोलेट ना बनाए। फोलेट जो है वो एक न्यूट्रिएंट है एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो कि
रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि डीएनए बनाने के काम में आता है। तो अगर फोलेट को ब्लॉक किया जाएगा तो कैंसर सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और उनको किल करने में आसानी होगी। जो दो मेन क्लासिकल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ड्रग्स के, अमीनोट्रिप्टिन है और मिथोट्रिक्सेट है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो कि रिप्लेस करती हैं लेक्टम जो टाइप का OH ग्रुप है कार्बन नंबर 4 पर जो डाईहाइड्रोफोलेट में, उसको रिप्लेस करती हैं बाय अमीनो ग्रुप, और इस तरीके से वो फोलेट की सिंथेसिस को रोक करके फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स के रूप में जानी जाती हैं। अब अगर हम बात करें इन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड। नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है जिसे हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ड्रग बोलते हैं क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत। इसमें एक 1,8 नैप्थाथायरिडीन डेरिवेटिव भी हम इसे बोल सकते हैं। आइए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर पूछ रहा है पहले, तो फिर यूज़ की बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं नैलिडिक्सिक एसिड का ये एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर ये नाइट्रोजन की जगह कार्बन होता और ये दोनों फ्यूजिंग होती डबल बॉन्ड O जैसा कि यहाँ पर है, तो इसे फिर हम लोग क्यूनोलोन बोलते। लेकिन ये क्योंकि ये कुछ नेप्थाथायरिडीन जैसे दिख रहा है थायरिडीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जगह पर हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन डाल दिया, और इसकी नंबरिंग इधर से करते हैं। ये 8 पे और पहले नंबर पे हमें नाइट्रोजन दिख रहा है, तो 1,8 नेप्थाथायरिडीन जो है वो इसका ये बेसिक मॉइटी हो गई। इसमें 4th नंबर पे ये ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है और 3rd नंबर पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन जो है वो इथाइल ग्रुप देखने को मिलता है, जो फर्स्ट नाइट्रोजन पर देखने को मिलता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड। यूजेस की बात करें तो नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, खास करके क्योंकि ये क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हम लोग इसका प्रयोग बहुत तायत में देखते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है खास करके, तो नैलिडिक्सिक एसिड जो है वहाँ पर दिया जाता है और अदर एंटीबायोटिक्स के साथ। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस, अगर किसी को है, साइनस है, नोज, थ्रोट या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, स्किन या सॉफ्ट टिश्यूज़ या लंग्स का इन्फेक्शन है जैसे निमोनिया वगैरह, तो उन सभी केसेस में इस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक के तरीके से यूज़ की जाती है और जो इसका मोड का एक्शन है वो बैक्टीरियल एंजाइम जो डीएनए गायरेज है उसको रोक करके उसका इनिबिशन करके ये ड्रग अपना एक्शन शो करती है। तो ये हो गया हमारा नैलिडिक्सिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड यूजर एंड मोड ऑफ एक्शन भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जहाँ पर हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसे हमें डिटेल में आंसर करने की आवश्यकता पड़ती है। डिटेल में आंसर करने के लिए अब आपको यहाँ पे तो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग जो है जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं उसका पूरा आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो उन सभी किताबों उन सभी जगहों से आप इनके आंसर डिटेल करके देख लीजिएगा। इसमें खास बात ये होती है कि हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 3 में से कोई भी 2 जो हमें बेहतर तरीके से आ रहा हो उसे हम लोगों को सॉल्व करना होता है और हर सही आंसर के लिए हमें 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी बहुत ही डिटेल में लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस एंड एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट और राइट अबाउट द सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रीफली क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि सार, केमिस्ट्री, डिग्रेडेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसे हम लोग QSR बोलते हैं। इसके स्टडीज़ में जो भी फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि टॉफ्ट स्टेरिक फैक्टर है, पार्टीशन कॉफिशिएंट है, ये सारे कुछ। नेक्स्ट इज सेक्शन C, यहाँ पर हमें आंसर करना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है ना बहुत कम लिखना है। 7 नंबर के 1 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है 5 नंबर के 7 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से कोई भी 5 जो आपको अच्छी तरीके से आता है उसको आप सॉल्व करेंगे। हर सही आंसर के लिए 7 मार्क्स मिलेगा। टोटल 35 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। ऊपर के दोनों सेक्शन 20-20 नंबर के थे। तो जो पहला प्रश्न है वो है डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ क्यूनोलोन्स, जो कि बहुत पूछा जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह जो इनकी क्लास की जो ड्रग्स हैं उनका। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन अमीनोग्लाइकोसाइड्स और एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स और बाइग्लोनाइड्स। इसमें क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए मैंने और लगा दिया है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारा एक साथ ही आ जाए। तो इसमें से पूछेगा तो एग्जाम में एक ही पूछेगा, बट आप जो है इन सबको तैयार रखिए क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट इज डिफाइन कम्बिटोनियल केमिस्ट्री एंड राइट अबाउट द सोल्यूशन फेज और सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो कम्बिटोनियल केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी बार इस पर प्रश्न पूछा गया है। एक साथ पूछा जाता है, या तो सोल्यूशन फेज या तो सॉलिड फेज भी पूछा जाता है, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स और
मैक्रोलाइट। तो ये और लगा दिया, इन दोनों में से कोई एक का जो है आपको लिखना है, बट तैयार आप दोनों करिएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर है। नेक्स्ट इसमें जानबूझ करके इसमें बढ़ा रहा हूँ ताकि आपसे ज़्यादा प्रश्नों के जो आपको आने वाले हैं वो मिल जाए। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। पहला है नाइट्रोफेरोटीन डाई इथाइल कार्बामेट। नेक्स्ट इज मेबेल्डाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ट्राइमिथोप्रिम। इन सभी में से जिनका भी आपको सिंथेसिस एंड यूजेज आता है वो आपको लिखना है 3, लेकिन आप सभी को तैयार कीजिए क्योंकि इसमें से कोई भी पेपर में मिल सकता है। नेक्स्ट इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग एनी थ्री। कीटोकोनाजोल, एसाइक्लोविर, पैराजिनामाइड, थायाबेंडाजोल एंड सल्फामिथॉक्साजोल। तो इन सभी का आप स्ट्रक्चर एंड यूजेज जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 2 नंबर में भी मिल सकता है और यहाँ पर भी इस तरीके का प्रश्न भी आपको मिल सकता है। तो एक चीज़ मैं पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने जो पहले दिया था 2002 में और 2022 में, 2 में नहीं 2022 में, और दूसरा जो 2024 में अभी आपको दे रहा हूँ, इन दोनों ही पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग है। देख रहे हैं यहाँ पे अलग क्वेश्चंस हैं, ये आज नहीं थे। तो ये क्वेश्चंस दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो पहले पार्ट में जो सेक्शन ए है उसके क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसमें से तो कुछ ही मिल पाएंगे, लेकिन सेक्शन बी और सी में कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में मिल सकता है। अब ये नहीं कहूँगा कि यही पेपर आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ इसमें से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आपको काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो पेपर में मिल सकते हैं और आपको आंसर लिखने में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस तरीके से आंसर लिखना है, वो भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था आज का पेपर हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल तो नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो और सारे जो टॉपिक्स मैंने बनाए हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक और इसका पीडीएफ लिंक और इसके साथ पुराने वाले पेपर का पीडीएफ लिंक एक ही साथ करके वो भी आपको दे दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।